गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट का सॉल्यूशन, ठीक है। जो 2013 से 2022 तक का जो था जैक बोर्ड का, वो हम लोग देखेंगे पूरा, जो भी एमसीक्यू होगा या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा ही हम लोग आज देखेंगे सॉलिड स्टेट का, ठीक है। 2013 से 2022 तक का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहता है, ठीक है, एज वेल एज सब्जेक्टिव टाइप भी आता है इस पे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो हम लोग आज देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट का, ठीक है। सबसे पहला आज देखेंगे सॉलिड स्टेट। ये जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहला चैप्टर यही है हम लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहला जैक 2022 का देखते हैं, मल्टीपल चॉइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट्स आर फाउंड इन, ठीक है। यहाँ पे दो अलग तरह का डिफेक्ट दिया हुआ है, एक है फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा है स्कॉटकी डिफेक्ट। तो ये किसमें हमको देखने के लिए मिलेगा, तो ये सीधे याद रखना पड़ेगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। एजीबीआर में हम लोगों को क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी मिलेगा एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट भी हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। किसमें मिलता है, एजीबीआर में। ये दो अलग अलग तरह का डिफेक्ट है, एक स्कॉटकी डिफेक्ट है और दूसरा जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट है। तो इसमें एजीबीआर में होगा, ये सीधे याद रखना है, ठीक है। तो ये एजीबीआर में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, ठीक है। एक फ्रैंकल डिफेक्ट है और दूसरा जो डिफेक्ट है उसका नाम क्या है, स्कॉटकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट ये किस टाइप में शो होगा, ये आयनिक सॉलिड्स में होगा, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट हमको हर एक टाइप के सॉलिड्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये हम लोग को आयनिक सॉलिड्स में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। द स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन, हमको पता है कि कैटायन का जो साइज जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। कैटायन का साइज स्मॉलर होगा और एनायन का साइज जो होगा ये बड़ा होगा, बिगर होगा, ठीक है, लार्जर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉलर साइज होगा किसका, कैटायन का, ठीक है, इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। यहां पे बोलना ये चाह रहा है, जैसे मान लेते हैं ये क्रिस्टल है मेरे पास, ठीक है। तो क्रिस्टल क्या है, ये Na+, ये Cl-, ये Na+, Cl- और ये Na+। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे ये क्या था, यहां पे क्या होगा, Na+ होगा, ठीक है। तो Na+ जब यहां पे है तो यहां पे हमको पता है कि Na+ का जो साइज जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि कैटायन है। तो कैटायन का साइज जो होता है वो क्या होगा, छोटा होगा, और एनायन का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। तो हम लोगों को मालूम है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं 4 एटम हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटरस्टिशियल साइट्स बचेगा, इंटरस्टिशियल साइट। और उसी इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके वो क्या करेगा, ये जो कैटायन है वो अपना जगह को छोड़ देगा और उस इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे यहां पे जाके क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया इस 4 के बीच में। तो ये इंटरस्टिशियल साइट्स है। तो वही बोला कि ये जो डिफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, आयनिक सॉलिड्स में मिलता है, ठीक है। और इसका जो साइज जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर साइज होगा। इसका साइज जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर। जनरली हम लोग कौन सा लेंगे, कैटायन, ठीक है। इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट। इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या था, यहां पे ये जब अपना जगह छोड़ेगा तो ये क्या करेगा, खाली जगह छोड़ देगा, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट वहां पे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, और ये जाके इंटरस्टिशियल साइड में क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्योंकि यहां पे बस सिंपली क्या हो रहा है, यहां पे कैटायन अपना जगह छोड़ के वो क्या कर रहा है, इंटरस्टिशियल साइट्स को क्या कर ले रहा है, ऑक्यूपाई कर ले रहा है, और एक वैकेंसी को क्या कर दे रहा है, वहां पे जनरेट कर दे रहा है। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये कभी डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आता है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई भी एटम्स को हम लोग यहां से बाहर नहीं निकाले। ये NaCl का क्रिस्टल है, तो हम लोग यहां से किसी भी चीज को हम लोग बाहर नहीं निकाले हैं। जो भी इंटरचेंज हो रहा है या फिर वो इंटरस्टिशियल साइट में जाके ऑक्यूपाई जो कर रहा है वो इसी क्रिस्टल के अंदर ही हो रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। और जब बाहर नहीं निकल रहा है तो उसका मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और मास पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब डेंसिटी चेंज वहां पे नहीं करने वाला है।
नेक्स्ट पॉइंट, फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयंस। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट हम लोग को ऐसा आयनिक सब्सटेंस में देखने मिलेगा जिसमें क्या होगा, लार्ज डिफरेंस होगा किसका, साइज का। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ZnS हो गया, AgCl हो गया, AgBr, AgI। ठीक है, यहां पे क्या होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज क्या हम लोग को मालूम है, ऊपर से नीचे जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Zn2+ और Ag+। ठीक है, इसका साइज जो होगा वो क्या, छोटा। नेक्स्ट, मेक सॉलिड क्रिस्टल्स गुड कंडक्टर इन फ्रैंकल डिफेक्ट, आयंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स इंक्रीजेस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पे क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट जो आयंस होगा वो इंटरस्टिशियल साइट्स के कारण क्या करेगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यहां पे मोर और लेस जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ये था फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट है स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा, यहां पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्या कर देगा, अपना जगह को छोड़ देगा। ठीक है, अपना जगह को छोड़ के वो क्रिस्टल लैटिस के कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये भी जो डिफेक्ट है ये कहां पे हमको देखने मिलेगा। ठीक है, इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स में। ये भी हमको आयनिक सॉलिड्स में मिलेगा, एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट भी किसका डिफेक्ट है, आयनिक सॉलिड्स का ही है। In order to maintain electrical neutrality, the number of missing cations and anions are equal। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जितना यहां पे कैटायंस और एनायन क्या होना चाहिए, जो मिस करेगा वो वहां से वो क्या होना चाहिए, इक्वल मिसिंग होना चाहिए। लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यहां पे होगा क्या, यहां पे जैसे यहां पे ये Na+ था, यहां पे ये Cl- था, उसी तरीके से ये Cl- था, यहां पे क्या था, Na+ और यहां क्या था, Cl-। तो यहां पे क्या हुआ, एक केटायन अपना जगह छोड़ दिया, केटायन छोड़ दिया, और दूसरा जो जगह छोड़ा यहां से ये कौन छोड़ दिया, एनायन, मतलब Cl- वाला क्या कर लिया, अपना जगह छोड़ दिया। तो जगह छोड़ने के कारण क्या होगा, यहां पे मास डिक्रीज कर गया, और जब मास डिक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी भी तो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन कितना, वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, मास। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या, यहां तो निकल गया, Na+ भी निकल गया और Cl- भी निकल गया, और यहां पे वैकेंसी क्या कर लिया, ये जनरेट कर दिया। लेकिन जो चार्ज न्यूट्रलिटी होगा वो बैलेंस होगा, क्योंकि जितना केटायन निकल रहा है उतना ही क्या निकल रहा है, एनायन भी निकल रहा है। तो चार्ज न्यूट्रलिटी जो होगा वो क्या होगा, बैलेंस होगा। लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ये सब जैक बोर्ड में जो है ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, ये सब MCQ में ये सब डायरेक्ट आएगा। स्कॉटकी डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट, number of such defects in ionic solid is quite significant. For example, in NaCl there are approximately 106 Schottky pairs। ठीक है, अगर हम लोग NaCl ले तो वहां पे कितना हमको मिलेगा, Schottky pairs 106 Schottky pairs per centimeter cube at room temperature। in 1 centimeter cube there are about 10 to the power 22 ions। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है मेरे पास, 10 to the power 22 ions है। Thus there is one Schottky defect per 10 to the power 16 ions। ठीक है, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Schottky defect is shown by ionic substances in which the cation and anion are of almost similar size। ठीक है, Schottky डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट का कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, डिफरेंस भी आ जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन Schottky डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए यहाँ पे जो केटायन और एनायन का जो साइज जो होना चाहिए वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं था। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हो गया मेरे पास NaCl, KCl, CSCl, AgBr। इट मे बी नोटेड दैट AgBr shows both फ्रैंकल एज वेल एज Schottky डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो कर सकता है एज वेल एज Schottky डिफेक्ट भी शो कर सकता है, कौन, AgBr। The presence of large number of Schottky defects in crystal result in significant decrease in density। तो due to Schottky defect the density will decrease। तो यहां पे डेंसिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, स्ट्रक्चर भी मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा और उस स्ट्रक्चर में क्या करेगा, वहां पे
वो केटायन को हटा देगा और एनायन को हटा देगा, ठीक है। तो एग्जाम में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काउंट कर लेना पड़ेगा कि वहां पे कितना केटायंस और कितना एनायंस क्या है, लेफ्ट है। अगर इक्वल नंबर हो रहा होगा, जितना केटायन है उतना ही एनायन है, तो वहां पे हम लोग सीधे बोल देंगे कि जो डिफेक्ट है वो कौन सा डिफेक्ट है, स्कॉट की डिफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस। तो किसमें क्लोज पैकिंग जो होगा वो क्या होगा, हमको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा, किसमें हमको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोगों को मालूम है यहाँ पे फेस सेंटर्ड में जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा पैकिंग हमको देखने के लिए मिलता है, और सबसे कम जो मिलता है वो किसमें मिलेगा, सिंपल में मिलता है। सबसे कम मिलेगा हमको सिंपल में, सिंपल में सबसे कम मिलता है, ठीक है। सबसे लो मिलेगा, सबसे लो, ठीक है। और उससे ज्यादा जो मिलेगा वो किसमें मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड में, और उससे ज्यादा जो मिलेगा वो किसमें मिलेगा, फेस सेंटर्ड में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए नंबर यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होगा प्रेजेंट वो किसके पास होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होगा वो किसके पास होगा, इस CuO के पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, प्रेजेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो इसको लिख कर भी देख सकते हैं, जैसे Cu2+ था और ये क्या था, O2-। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख कर भी हम लोग चेक कर सकते हैं वहां पे। तो हम लोग यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधे हम लोग मालूम है यहाँ पे क्या होगा, CuO, ठीक है। एनसीईआरटी का ये सब एग्जाम्पल्स है, इसको सीधे याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल हैज FCC अरेंजमेंट है, FCC अरेंजमेंट है और उसका एज लेंथ दिया हुआ है कितना, 400 पिकोमीटर, इट्स एटॉमिक रेडियस निकालना है। तो हम लोग को रिलेशन मालूम होना चाहिए FCC का। तो FCC का रिलेशन कितना होता है, 4r = √2a होता है। हमको क्या निकालना है, एटॉमिक रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालना है तो ये कितना होगा, √2a/4। तो ये कितना होगा, 1.414 इंटू 400 डिवाइडेड बाई ये कितना, 4, ठीक है, 4 हो गया। तो यहां पे ये जब कैंसल आउट होगा 100 टाइम्स, ठीक है, तो 141.4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये अप्रोक्स वैल्यू लेंगे, तो अप्रोक्स वैल्यू जो आएगा वो करीबन कितना आएगा, 142 पिकोमीटर। तो हम लोग को बस सिंपली रिलेशन मालूम होना चाहिए। अगर मेरे पास सिंपल आ जाए, अगर सिंपल आएगा तो हम लोग A = सीधे वहां कितना पुट करेंगे, 2r। और अगर मेरा बॉडी सेंटर्ड आ जाएगा तो बॉडी सेंटर्ड = 4r = √3a। और अगर मेरे पास फेस सेंटर्ड आ जाएगा तो हम लोग 4r = कितना पुट करेंगे, √2a पुट करेंगे। तो ये तीन रिलेशन है, सिंपल का, बॉडी सेंटर्ड का और फेस सेंटर्ड का। ये रिलेशन है, किसके बीच में है, रिलेशन बिटवीन A एंड R, एज लेंथ एंड रेडियस के बीच में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका। तो यहाँ पे तीन टाइप है, एक तो सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, और कौन सा है, फेस सेंटर्ड है। तो यहाँ पे कहाँ पे जो एटम जो होगा, सिंपल होगा तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स में। जो एटम जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे होगा, मेरे पास कॉर्नर्स। तो टोटल एक क्यूब में कितना कॉर्नर्स होता है, 8 कॉर्नर। तो 8 एटम होगा, हर एक में कितना होगा, 8 एटम्स होगा। सिंपल में बॉडी पे तो होगा नहीं, बॉडी में होगा नहीं, ना ही फेस सेंटर्ड में होगा। बॉडी सेंटर्ड में अगर जाएंगे तो कॉर्नर्स में कितना होगा, 8 तो हो नहीं है, 8 तो हो नहीं है, 8 कॉर्नर है तो 8 तो होगा। उसके बाद वो बॉडी सेंटर्ड का बात कर रहा है, तो बॉडी सेंटर्ड में कितना होगा, 1 प्रेजेंट होगा। तो बॉडी सेंटर्ड में कितना, 1, जो कि ये वाला प्रेजेंट है। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स में कितना होगा, 8, ठीक है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास क्या है, प्रेजेंट है। 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड में होगा नहीं, बॉडी सेंटर्ड में नहीं होगा, कहां पे होगा, फेस पे होगा। तो फेस में कितना होगा, 6। तो हम लोग यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे रैंक, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भी हम लोग इसको बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रैंक, ठीक है। अगर सिंपल होगा तो सिंपल के लिए कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मेरे पास बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी सेंटर्ड के लिए कितना आता है, 2 आएगा। और फेस सेंटर्ड होगा तो कितना आएगा मेरे पास, 4। निकालने का तरीका इजी है, 8 इंटू कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो कितना आ जाएगा, वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगा। इसका 8 इंटू 1/8, और सेंटर कितना, एक ही होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और इसमें जब निकालेंगे तो 8 इंटू कितना, 1/8 प्लस कितना, 6 इंटू 1/2। तो ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा।
ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 4। तो इसका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आ गया 4। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी का बात कर रहा है, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे जो सिंपल के केस में होता है वो कितना होता है 52% होता है, और अगर हम लोग बॉडी सेंटर्ड में मूव करें तो बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है 68% होगा, और फेस सेंटर्ड में जब मूव करेंगे तो कितना होगा 74%। तो मैक्सिमम जो हमको मिलेगा, सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो फेस सेंटर्ड में मिलेगा। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड के बाद क्या होगा सिंपल। क्लियर। तो हर एक केस में यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला था हम लोग थोड़ा देर पहले, क्वेश्चन क्या बोला था, ऑल हैव सेम वैल्यू। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक का वैल्यू क्या होता है अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट रिलेशन अभी जस्ट हम बता दिए थे, यहाँ पे A इक्वल टू रिलेशन जो निकलता है वो कितना निकलता है 2r। बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी सेंटर्ड के लिए 4r इक्वल टू √3a, और इसके लिए कितना होगा 4r इक्वल टू कितना होता है √2a होता है। ठीक है, 4r इक्वल टू √2a, ये है रिलेशन मेरे पास। ठीक है, ये सब हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है ये सबसे। तो 2022 में उतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, 2022 में उतना ही क्वेश्चन था, 2021 में एग्जाम हुआ नहीं था, ठीक है। 2020 तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम का बात कर रहा है, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में बोल रहा है यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या है गामा। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा जो होगा वो किसके इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक के केस में क्या होता है इक्वल होता है, ये 90 डिग्री जो इसका एंगल जो होगा इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा, जैसे ये बनाएंगे तो ये क्या अल्फा बीटा और गामा, तो ये एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग को यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम को क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा, जिसका दूसरा नाम क्या है ब्रावियस लैटिसेस के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। टोटल ब्रावियस लैटिसेस जो होता है वो कितना होता है 14 होता है। टोटल ब्रावियस लैटिसेस जो होगा वो कितना होता है 14 होता है, 14। तो हम लोग नंबर क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। अगर इस सीक्वेंस में याद रखेंगे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल या फिर क्या बोलते हैं ट्राइगोनल, उसका दूसरा नाम क्या है ट्राइगोनल है। और नेक्स्ट मोनोक्लिनिक और फिर कौन सा है ट्राइक्लिनिक। तो नंबर क्या याद रखना है, नंबर यहां पे याद रखना है 3 2 4 1 1 और फिर इसमें कितना जाएगा 2 और ये कितना 1। तो इसका मतलब है उसमें कितना पॉसिबल वेरिएशंस है, कितना पॉसिबल वेरिएशंस है। जैसे अगर कोई ऑर्थोरोम्बिक में मूव करेगा तो सबसे ज्यादा जो पॉसिबल वेरिएशंस है वो ऑर्थोरोम्बिक के केस में ही है, क्योंकि इसमें कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, 3 तो कॉमन है। प्रिमिटिव है, जैसे हम लोग मोस्टली जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ते हैं क्यूबिक पढ़ेंगे, तो क्यूबिक में कौन कौन सा आएगा प्रिमिटिव आएगा, प्रिमिटिव के बाद बॉडी सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड के बाद कौन सा आता है फेस सेंटर्ड। हर एक में एक चीज कॉमन है, हर एक में एक चीज कॉमन ये है कि हर एक के केस में क्या है प्रिमिटिव होगा, हर एक के केस में प्रिमिटिव होगा ही होगा, हर एक में प्रिमिटिव होता है सिंपल। ठीक है, हर एक में क्या होगा प्रिमिटिव होगा, उसके अलावा वो हो सकता है बॉडी सेंटर्ड हो सकता है फेस सेंटर्ड हो। तो ये नंबर हम लोग याद रखेंगे तो हो जाएगा 3 2 4 1 1 2 1। ठीक है, 3 2 4 1 1 2 1। तो उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सियल डिस्टेंस या फिर एज लेंथ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास क्यूबिक होगा तो A इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा C होगा, तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और इसका जो एक्सियल एंगल होगा वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। एग्जांपल हो गया जैसे NaCl हो गया, जिंक ब्लेंड का मतलब होता है ZnS होता है। तो ये सब जो है ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम को रिजेंबल करता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को क्या करेगा रिजेंबल करेगा। वो तो अलग बात है कि वो प्रिमिटिव में ऑक्यूपाई करेगा कि बॉडी सेंटर्ड में करेगा कि फेस सेंटर्ड में ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट अगर टेट्रागोनल में मूव करें तो टेट्रागोनल में क्या है A इक्वल टू बी तो होगा, लेकिन B जो होगा वो नॉट इक्वल टू क्या है C है, लेकिन एंगल जो होगा वो सब इक्वल होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे व्हाइट टिन है, SnO2 है, TiO2 है, कैल्शियम सल्फेट है, CSO4, ये सब एग्जाम्पल। ऑर्थोरोम्बिक के केस में यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन इसी से दिया गया था और पूछा था यही अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे वही है इक्वल टू कितना 90 डिग्री। यहाँ पे जो होगा ये कौन सा रोम्बिक सल्फर है, KNO3 है और बेरियम सल्फेट है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में केवल हम लोग को क्या मिलता है प्रिमिटिव देखने के लिए मिलेगा इसका और
ये टेट्रागोनल का जो एक्सियल डिस्टेंस है वो बराबर होता है, इसमें a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, इसमें क्या होगा a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और इसमें जो एंगल होगा वो कितना होगा, इंटरफेशियल एंगल या फिर एक्सियल एंगल्स, वो कितना होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और गामा जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। इसका एग्जांपल ग्रेफाइट हो गया, ZN हो गया, CDS हो गया, ये सब एग्जांपल है। रोम्बोहेड्रल है, तो रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम क्या है, ट्राइगोनल, तो उसमें क्या है, प्रिमिटिव एक ही होता है, प्रिमिटिव एक ही होगा बस। तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहाँ पे सारा इक्वल होगा, और एंगल जो होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये सब चार्ट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, किससे आ जाए वो मालूम नहीं है अभी, ठीक है। एग्जांपल हो गया कैल्साइट हो गया, CaCO3 इसका फॉर्मूला HGS हो गया, जिसको सीनाबार बोलते हैं, सीनाबार। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में कितना होगा, दो पॉसिबल वेरिएशंस है, एक है मेरे पास प्रिमिटिव का और दूसरा कौन सा, एंड सेंटर्ड का है। तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ट्राइक्लिनिक में भी क्या होगा, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और यहाँ पे एंगल में अगर जाएं तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और बीटा जो होगा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और ट्राइक्लिनिक में सब कटा होता है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और ये सब इसका एग्जाम्पल है। वहां पे रोम्बिक सल्फर था, यहाँ पे मोनोक्लिनिक सल्फर है, Na2SO4.10H2O, K2Cr2 कॉपर सल्फेट, ये सब जो है ट्राइक्लिनिक के अंदर आता है। तो ये चार्ट जो है ये याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है इससे, MCQ आएगा। जनरली जो क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर आ रहा है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा मोस्टली वो MCQ बेस्ड होगा, हो सकता है ब्रावियस लैटिसेस पूछ दिया जाए, तो कितना होता है टोटल 14 याद रखना है। अगर इस सीक्वेंस में अगर याद रखना है तो इसको हम रख सकते हैं कब तेरी और होगा रोम्बो और यहां पे मोंटी, ठीक है। MO से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। तो हम लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। नंबर क्या है, 3241121, 3241121। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन जो होगा वो किसमें होगा, तो हम लोग सीधे उसको बोल देंगे किसमें होगा, मेरा ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज्यादा पॉसिबल वेरिएशन है 4, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। क्लियर। अब है इसी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो यहाँ पे था वो क्वेश्चन जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल में यहाँ पे बोला क्या है, न्यूमेरिकल में यहाँ पे बोला गया है कि एक सिल्वर मेटल है जो क्रिस्टलाइज कर रहा है किसको, फेस सेंटर्ड में, ठीक है। विथ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस द एज लेंथ ऑफ द कोर यूनिट सेल इज फाउंड टू बी, इतना मेरे पास दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है, मतलब ए मेरे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए, यहाँ पे एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू 108 यूनिट होता है, ठीक है। कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू 108 यूनिट, या फिर अगर हम लोग इसको चाहें तो 108 ग्राम पर मोल भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बोला गया है एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए, रेडियस तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो मालूम ही है, ए का तो वैल्यू गिवन है कितना, 4.077 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, ये है मेरे पास। और हम लोग को मालूम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, तो उसका रिलेशन क्या होता है, 4r इक्वल टू √2a होता है। और हम लोग को यहां से क्या निकालना है, एटॉमिक रेडियस निकालना है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, रेडियस √2a इंटू कितना अपॉन कितना 4, तो √2 का कितना 1.414 इंटू a का वैल्यू हम लोग को मालूम है, ये वाला वैल्यू होगा 4.077 इंटू 10 टू द पावर -8, और अपॉन कितना हो जाएगा 4, ये होगा। तो हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, हम लोग r का वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। तो यहां पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये अप्रोक्स जो वैल्यू हमको देगा, ये अप्रोक्स वैल्यू 1.44 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, ये हमको क्या करेगा, देगा। तो हम लोग का एटॉमिक रेडियस जो है वो हम लोग को क्या चल चुका है, मालूम चल चुका है। तो हम लोग एक आंसर क्या है, रेडियस। दूसरा जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमको डेंसिटी निकालना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हमको डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो डेंसिटी निकालेंगे कैसे, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, रो इक्वल टू
Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू क्या होता है Na। रो पे जाएं तो रो का मतलब क्या होता है डेंसिटी, Z का मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अगर सिंपल होगा तो सिंपल के लिए हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे, अगर बॉडी सेंटर्ड होगा 2 पुट कर लेंगे, अगर फेस सेंटर्ड हो गया हम लोग 4 पुट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, m है, मास है, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, हम लोग इसको सीधे पुट करेंगे जो भी रहेगा। उसके बाद a जो रहेगा एज लेंथ, Na क्या है एवोगाड्रोस नंबर, वैल्यू कितना 6.022 इंटू 10 का पावर कितना 23। या तो हम लोग चाहें तो 6.023 इंटू 10 का पावर 23 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो हम लोग वैल्यू को बस हम लोग पुट करना है, तो पुट करते हैं रो इक्वल टू Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू Na। तो वैल्यू पुट करेंगे तो Z जो है FCC था तो कितना होगा 4, और यहाँ पे हम लोग को मालूम था कितना 108 होता है सिल्वर के लिए। उसके बाद 6.022 इंटू कितना होगा 10 का पावर 23, ये Na का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो किसका है Na इंटू फिर कौन सा ए क्यूब है, तो ए क्यूब यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में दिया हुआ था 4.077 इंटू 10 टू द पावर -8। तो यहाँ पे क्या 4.077 इंटू 10 टू द पावर -8 का क्या होगा होल क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेना है सॉल्व कर लेंगे। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर जो आएगा वो 10.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्लियर, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको भी, तो 10 का पावर -24 हो जाएगा और उसको ऊपर भेज देंगे तो 10 का पावर -24 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 24 - 23 कितना आएगा 1 आएगा, और उसको डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास दोनों आंसर क्या है आ चुका है। क्लियर, अब 2019 मल्टीपल चॉइस। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है H2O आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, H2O है और क्या बोल रहा है आइस जो है वो क्या चीज का एग्जाम्पल है, तो सीधे यहां पे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो था वो इसी चार्ट से था, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो था वो किससे था, वो इसी चार्ट से था। तो हम लोग को पता है टाइप्स ऑफ सॉलिड में कौन कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड होता है, मेटालिक सॉलिड होता है, और कौन सा कोवेलेंट सॉलिड, या फिर उसका दूसरा नाम कौन सा है नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी हम लोग उसको क्या करते हैं जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो उसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया, नॉन पोलर, पोलर और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डेड। यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट का बात किया जाए ना तो एग्जाम में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयनिक सॉलिड्स। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा मॉलिक्यूल्स होगा, आयनिक सॉलिड अगर होगा आयनिक सॉलिड होगा तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा आयंस, अगर मेटालिक सॉलिड है तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड होगा तो वहां पे क्या होगा एटम्स होगा। अब यहाँ पे बॉन्डिंग या फिर अट्रैक्टिव फोर्स का बात किया जा रहा है, तो अगर मेरे पास नॉन पोलर होगा तो वहां पे कौन सा लगेगा डिस्पर्सन या फिर लंडन फोर्सेस, ये क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया गया होगा। और अगर मेरे पास मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है तो पोलर में जो फोर्स लगता है उसको कौन सा बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, पोलर मॉलिक्यूल में जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और नॉन पोलर में जो लगता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस। और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड यहां पे जो लगेगा वो कौन सा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर मेरे पास आयनिक सॉलिड है तो आयनिक सॉलिड मतलब आयंस, या तो केटाइंस होगा या तो एनाइंस, तो वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक या फिर क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट
मेटालिक सॉलिड होगा तो मेटालिक सॉलिड के केस में जो बॉन्डिंग या फिर अट्रैक्टिव फोर्स जो लगता है वो कौन सा लगेगा, मेटालिक बॉन्डिंग। और अगर मेरे पास कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड है तो कौन सा लगेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग यहां पे क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ये सब क्या है, एग्जांपल है, आर्गन है, CCl4 है, H2I2 CO2 HCl SO2, ठीक है, H2O। तो H2O यही था क्वेश्चन हम लोग का, और H2O जो है वो किसके अंदर लाई कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर लाई कर रहा है। तो इसीलिए यहां पे जो करेक्ट आंसर जो था वो कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे और भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे फिजिकल नेचर क्या क्या होगा, अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर नॉन पोलर का है तो वो सॉफ्ट नेचर का होगा, पोलर होगा तो वो भी सॉफ्ट होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा देन हार्ड होगा, अगर आयनिक सॉलिड है तो आयनिक सॉलिड जो होगा वो क्या होगा, हार्ड भी होगा और क्या होगा, ब्रिटल भी होगा, और मेटालिक सॉलिड होगा तो यहाँ पे हार्ड होगा बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, क्योंकि मेटल्स है तो मेटल्स का प्रॉपर्टी ही होता है कि वो क्या होगा, मेलिएबल होगा और साथ में क्या होगा, डक्टाइल होता है। और अगर कोवेलेंट होगा तो कोवेलेंट क्या होगा, हार्ड भी हो सकता है एज वेल एज क्या हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे जो फेमस क्वेश्चन यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आयनिक सॉलिड से पूछा जाएगा कि ये जो होता है ये सॉलिड स्टेट में क्या कर सकता है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकता है, बिहेव करता है, ठीक है। ये जब क्या होगा, मेरे पास जब सॉलिड स्टेट होगा तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उस टाइम में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। लेकिन जब वो मोल्टेन स्टेट में आएगा तो उसके पास क्या होगा, आयंस होगा, फ्री आयंस होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। तो इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टेन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, क्लियर। और यहाँ पे तो हम लोग को मालूम है, मेटालिक सॉलिड में तो हम लोग ऐसे भी मालूम है कि मेटल से तो वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता ही है, तो ये सीधे हो गया। तो कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट, क्लियर। कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगा वो इंसुलेटर की तरह, अगर हार्ड होगा तो इंसुलेटर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं वहां पे, तो वो क्या कैसा बिहेव करेगा, एज इंसुलेटर की तरह। अगर सॉफ्ट होगा देन कंडक्टर। तो ये क्या एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ऐसा जनरली होता नहीं है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट का अगर बात किया जाए, अगर बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होगा, अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, हाई, वेरी हाई, फेयरली हाई, हाई। और ये सबका बॉन्डिंग ही क्या है, वीक है। जब वीक है, जब बॉन्डिंग वीक है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो ये चार्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन था एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर। तो क्वेश्चन ये था फेरोमैग्नेटिक बताना है और कौन सा बताना है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमको बताना है। तो सबसे पहला है फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग किसको बोलते हैं, फ्यू सब्सटेंसेस लाइक जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल, गैडोलीनियम आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये सब क्या है, मेटल्स है, और मेटल्स को हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट के पास रखेंगे तो वो क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और उस टाइप का सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। Besides strong attraction, these substances can be permanently magnetized। हम लोग इसको परमानेंटली भी क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग उस वहां पे मैग्नेट रखेंगे तभी क्या होगा, वो मैग्नेटाइज होगा। इसको हम लोग चाहें तो परमानेंटली भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं। In solid state, the metal ions of ferromagnetic substance are grouped together into a small region called domains। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन्स हम लोग उसको बोलते हैं। Thus, each domains act as a tiny magnet। और जो डोमेन्स होगा वो कैसा एक्ट करेगा, as a tiny magnet की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। In an unmagnetized piece of a ferromagnetic substance, when the domains are randomly oriented and their magnetic moments get cancelled, when the substance is placed in a magnetic field, all the domains gets oriented in the direction of the magnetic field and a strong magnetic effect is produced। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि उसके पास क्या होगा, डोमेन्स होगा, और वही डोमेन्स क्या करेगा, वो एक्ट करेगा एज अ टाइनी मैग्नेट की तरह। तो हम लोग क्या करेंगे, इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द डोमेन आर रैंडमली। वहां पे क्या होगा, जैसे अनमैग्नेटाइज्ड पीस है किसका, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का,
तो वहां पे जो डोमेन्स जो होगा वो क्या होगा, मेरा रैंडमली ओरिएंटेड होगा। रैंडमली हमको थोड़ी पता ऊपर होगा कि नीचे होगा, कैसे होगा नहीं पता, यहाँ पे बस क्या होगा, रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स गेट कैंसल्ड, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसल व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग कोई सब्सटेंस को क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, जितना भी डोमेन्स होगा वो ओरिएंट करेगा किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये है, ठीक है। दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन्स परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। तो यही हम बोल रहे थे, हम लोग वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, तब भी वो रहेगा। In this ordering of domains persist even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance become permanent magnet। तो ये सब सारा जो डोमेन है वो कहां लाई कर रहा है, अपवर्ड, इस तरीके का होगा, इस तरीके का। कभी कभी एग्जाम में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर्स भी देता है, सीधे पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट जो था वो कौन सा था, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म था। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा, जैसे सब्सटेंसेस जैसे एमिनो हो गया, शोइंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म have domain structure similar to ferromagnetic substances but their जो स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, लेकिन जो डिफरेंस है वो किस चीज में है, डोमेन्स में है। but their domains are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment। लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में क्या था, यहां पे सारा जो डोमेन था वो अपवर्ड था, ठीक है। और इस केस में क्या है, एक ऊपर है तो एक क्या है नीचे, तो इसको क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां पे जो डोमेन होगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर। तो इस तरीके का ये क्या है, अरेंजमेंट है इसका। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, और भी चीज ध्यान रखना है, एग्जाम में जब भी अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो या फिर फेरीमैग्नेटिज्म से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे और भी आ सकता है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा वो हमेशा पेयर में आता है जनरली जैक बोर्ड में। वो क्या करेगा, या तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का पेयरिंग देगा, या तो अभी हम लोग जस्ट देखें ही, अभी हम लोग ये देखे ना, यहाँ पे जो दिया हुआ था वो किसका था, फेरोमैग्नेटिक, और किसका था, एंटी फेरो का था। फेरो और दूसरा कौन सा था, एंटी फेरो। हमेशा क्वेश्चन जनरली जो देखा जाता है वो पेयर में ही मिलेगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन जो होगा। तो हम लोग को ध्यान रखना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो आएगा वो कैसे आएगा, कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो जनरेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जितना भी सब्सटेंस है उसके पास कुछ ना कुछ क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है एसोसिएटेड विथ इट। The origin of these properties lies in the electron। और ये जो प्रॉपर्टीज है वो कहां पे लाई करता है, इलेक्ट्रॉन्स में। each electron in an atom behaves like a tiny magnet। उसी को अभी हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि वो टाइनी मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और ये दो तरीके से ओरिजिनेट हो सकता है। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशन। दो तरह का मोशन हम लोग करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहला है इट्स ऑर्बिटल मोशन। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑर्बिटल मोशन करना पड़ेगा अराउंड द न्यूक्लियस। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो हम लोग क्या करवाना पड़ेगा, पहला ऑर्बिटल मोशन करवाना पड़ेगा और दूसरा इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस के अराउंड स्पिन करवाना पड़ेगा। तो ये है रिप्रेजेंटेशन। तो पहला रिप्रेजेंटेशन ए नंबर और दूसरा कौन सा था, बी। पहला वाला जो था वो ऑर्बिटल मोशन करवा रहा है, पहला जो था वो क्या था, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, और दूसरा था इट्स स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस। इसी एक्सिस के अराउंड क्या किया जा रहा है, उसको स्पिन किया जा रहा है। तो इस दो तरीके से क्या हो सकता है, इस दो तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है। तो on the basis of their magnetic properties substances can be classified in 5 categories में इसको क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। सबसे पहला पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और कौन सा, फेरी। तो एग्जाम में जब भी आएगा वो पेयर में रहता है जनरली क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला पैरामैग्नेटिज्म, हम लोग फेरो देख चुके हैं, जो लेफ्ट बच रहा है उसको बता दे रहे हैं। तो कौन सा पैरामैग्नेटिज्म, तो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है जिसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या था, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड था।
और ये जो होता है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। वो जो इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा। नेक्स्ट, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग हटा दें, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दें, अगर हम लोग हटा देंगे तो वो क्या कर देगा, अपना मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, लूज कर देगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म ऐसा नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स which are attracted by the magnetic field। तो पैरामैग्नेटिज्म बेसिकली अराइज होने का मेन रीजन यही है कि उसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे O2 हो गया, Cu2+ हो गया, Fe3+ हो गया, Cr3+ हो गया, और सम एग्जांपल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस। यही वाला क्वेश्चन था, Cu2+ था, वहां पे क्या था, CuO था, तो उसको ब्रेक करेंगे किसमें टूटेगा, Cu2+ में टूटेगा। और जब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिलेगा। तो Cu2+ था वहां पे। नेक्स्ट जो है वो कौन सा, डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म का मतलब होता है जिसके पास क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पेयर्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये क्या है, पेयर्ड है तो वहां पे रिपेल करेगा ही। दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। पैरामैग्नेटिज्म में क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा, इसमें क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। Diamagnetism is shown by those substances in which all the electrons are paired। Diamagnetism शो होने के लिए वहां पे सारा जो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो सबका सब क्या होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए। and there are no unpaired electrons। Pairing of electron cancel their magnetic moments and they lose their magnetic कैरेक्टर। ये भी अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर को क्या कर देगा, लूज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड के लिए वैल्यू कितना होता है, +12, और डाउनवर्ड के लिए कितना होता है, -12। तो नेट स्पिन कितना आएगा, 0 के आएगा। तो वो एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा। H2O हो गया, NaCl हो गया, C6H6 हो गया, आर सम एग्जांपल ऑफ सच सब्सटेंसेस। मतलब ये क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर एग्जाम में आ गया C6H6, बेंजीन जो है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, तो वो डायामैग्नेटिक के अंदर आता है। NaCl और वाटर भी जो है वो डायामैग्नेटिक ही है। नेक्स्ट, फेरीमैग्नेटिक। तो फेरीमैग्नेटिक में क्या होगा, फेरीमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द डोमेन्स इन द सब्सटेंस आर अलाइन्ड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर। हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है और एक क्या है, डाउनवर्ड है, किसमें, एंटी वाले में देखे थे। लेकिन इस फेरी मैग्नेटिक में क्या होगा, इसमें रैंडमली होगा। रैंडमली का मतलब है, हो सकता है कि दो जो होगा वो डोमेन वो ऊपर जाएगा, हो सकता है एक नीचे आए, हो सकता है कि यहाँ पे 3 नीचे चला जाता, एक ऊपर जाता, ये होगा। तो वही बोल रहा है, आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर। जो नंबर होगा वो इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल नंबर्स में होगा। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल Fe3O4 हो गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। फेराइट्स Mg, Fe2O4 आर एग्जांपल ऑफ सच सब्सटेंसेस। क्लियर। ये लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दीज सब्सटेंसेस आल्सो लूज फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। अगर क्या करेगा, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हीट करेगा तो वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। ये था, ये डोमेन है। यहां पे क्या है, ये दो अपवर्ड था, एक डाउनवर्ड मिल गया, फिर दो अपवर्ड मिल गया, एक डाउनवर्ड। यहां पे क्या होगा, रैंडमली होगा। क्लियर। 2019 का खत्म हो गया, नेक्स्ट है 2018 का। सबसे पहला जो टाइप है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक आना ही है, हर एक साल आता है वो।
तो द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी सेंटर, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बात किया जाए तो बॉडी सेंटर्ड में जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पे हम लोग को मालूम है बॉडी सेंटर्ड में, तो बॉडी सेंटर्ड में कितना 8 इंटू 1/8 होता है, प्लस कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो टोटल नंबर पार्टिकल्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कितना होगा 2। नेक्स्ट 2017, सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोला है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके, सबसे पहला ही क्वेश्चन में देखे थे, द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल। अगर वहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट होगा तो हम लोग क्या देखे थे, बस वो क्या करेगा, अपना जगह को छोड़ के दूसरा जगह इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर ले रहा था, ऑक्यूपाई। डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था तो डज नॉट चेंज, वहां पे डेंसिटी बदल नहीं रहा था तो डज नॉट चेंज, ना ही डिक्रीज कर रहा था ना ही क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो वहां पे क्या होगा, डज नॉट चेंज, डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हम लोग देखे थे, हम लोग स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या कर लिए थे, इसको देख चुके थे। ये इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो फ्रैंकल डिफेक्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे बताने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है जो आया था। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एल्युमिनियम है जो क्रिस्टलाइज कर रहा है किसमें, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर मतलब सीसीपी में। तो मेटालिक रेडियस इज कितना है, 125 पिकोमीटर है, उसका रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस जो मेरे पास गिवन है वो कितना है 125 कितना है पिकोमीटर है। तो क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, तो हम लोग को मालूम है सीसीपी है, सीसीपी का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट होता है किससे, एफसीसी से। तो रिलेशन हम लोग को मालूम है कितना होता है, 4r इक्वल टू कितना होता है, √2a होता है, और हम लोग क्या निकालना है, a निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, √2a इक्वल टू कितना 4r, देन a इक्वल टू 4r अपॉन कितना √2, तो 4 रेडियस कितना है 125, 1 पॉइंट कितना होगा 414। तो यहाँ पे जो भी आएगा वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। बस हम लोग उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसको हम लोग को बस क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स जो वैल्यू आएगा वो 353.6 के अप्रोक्स क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा। क्लियर। तो हम लोग राउंड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, राउंड करेंगे तो कितना होगा 354 आ जाएगा वैल्यू। क्लियर। यूनिट जो आएगा वो क्या आएगा, पिकोमीटर आएगा, रेडियस पिकोमीटर, रेडियस जो है वो पिकोमीटर में, तो ये भी क्या होगा, पिकोमीटर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आया हुआ था वो 5 नंबर में आया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल का बात किया जाए तो कितना होगा, a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल का तो बात करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, a क्यूब, a क्यूब। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो है वो वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग लेकर चलेंगे, तो हम लोग इसको बदल लेंगे, हम लोग किसमें बदल लेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पे कितना है 354 पिकोमीटर है, 354 पिकोमीटर है, तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं 3.54 इंटू कितना 10 का पावर -8 कितना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम लोग कितना लिखेंगे, 10 का पावर माइनस कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पे हम लोग a क्यूब है तो कितना हो जाएगा 3.54 इंटू 10 टू द पावर -8 का कितना होल क्यूब का कितना हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे तो सेंटीमीटर तो है ही, तो सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा क्यूब। तो ये निकाल लिए हैं किसका, एक यूनिट सेल का। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए एक यूनिट सेल का। तो जब हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे इन कितना में 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना 1.0 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3.54 इंटू 10 टू द पावर -8
का कितना होल क्यूब। क्लियर। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा इसका वैल्यू वही क्या होगा, आंसर होगा। इसको डिवाइड जब करेंगे तो वैल्यू आएगा अप्रोक्स 2.26 इंटू 10 टू द पावर 22 के अप्रोक्स आएगा इसका वैल्यू। 2.26 इंटू 10 टू द पावर 22 के अप्रोक्स आएगा इसका वैल्यू। तो यही है मेरा क्या है, आंसर है। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2 क्वेश्चन पूछा था, एक ए और बी नंबर। ज्यादातर जैक बोर्ड में देखा जाता है कि उन लोग ये इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। बोल देगा ए निकालने के लिए या फिर आर क्या करेगा वो निकालने के लिए बोलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अब है 2016 का 2016। तो 2016 में सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का बात कर रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो उसका मतलब क्या होता है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम। तो यहाँ पे जो हम लोग को जो था दिया हुआ वो क्या था, NaCl का स्ट्रक्चर था। तो इस NaCl के स्ट्रक्चर में, NaCl के स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या Na प्लस होगा और ये क्या होगा Cl माइनस। तो Na प्लस का भी जो होता है वो कितना होता है 6 होगा, और Cl माइनस का भी जो होता है वो कितना होगा 6 होगा। Na प्लस का भी 6 और Cl माइनस का भी जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा 6 के बराबर ही होगा। 6 के क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन भी अगर आएगा एग्जांपल में, तो हम एग्जाम में तो हम लोग क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना है, एग्जाम में 3 तरीके का जनरली आता है। सबसे पहला तो मालूम है NaCl हो गया, NaCl। तो ये NaCl है, तो NaCl में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना 6 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस कितना होगा 6। ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो टाइप है वो ZnS टाइप है, ये भी पूछा जाता है। जिंक ब्लेंड इसको हम लोग बोलते हैं, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होगा, Zn2 प्लस का कितना होगा 4 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर S2 माइनस का कितना होगा 4 होगा। ZnS में कितना होगा 4 4 होगा, और NaCl वाले में कितना होगा 6 6 होगा। और एक CaCl भी पूछा जाता है, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में कितना होगा 8 8। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होगा 8, और कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस का जो होगा वो कितना होगा 8 होगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। 3 स्ट्रक्चर जनरली पूछा जाता है, NaCl पूछा जाएगा, CaCl पूछा जाएगा, और ZnS पूछा जाता है जनरली। और ये क्या होगा, ये जो था इसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। NaCl टाइप को हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ये जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड मतलब ZnS, सीजियम हैलाइड। तो हम लोग क्लोराइड लेंगे तो सीजियम क्लोराइड। अब 2015 2015 MCQ टाइप। तो यहां पे पूछा गया था द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब में हम लोग को मालूम है कितना होगा, 8 इंटू कितना होता है 1/8 होता है, तो कितना आता है वैल्यू 1 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। ये सब तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बोला गया था राइट डाउन 3 डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में हमको 3 डिफरेंस लिखने के लिए बोला गया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शेप हम लोग लिख देंगे। हम लोग बस 3 का बात करेंगे। शेप का अगर बात किया जाए तो इसके पास क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और इसके पास जो होगा वो कौन सा रेंज ऑर्डर होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका जो शेप जो होगा वो डेफिनिट होगा, फिक्स होगा, लेकिन इसका नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट का अगर बात किया जाए, दे हैव डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, शार्प मतलब क्या होगा, फिक्स, पर्टिकुलर उसी टेम्परेचर में वो क्या करेगा, मेल्ट करेगा। लेकिन ये नहीं है, इसका क्या है, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में क्या करता है, मेल्ट करता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं एग्जाम में। ये सब जनरली हम लोग नहीं लिखेंगे। कंप्रेसिबिलिटी, क्लीवेज हम लोग लिख सकते हैं। क्लीवेज हम लोग लिखेंगे कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कट करेंगे तो वो क्या करेगा, शार्प एजेस देगा। लेकिन इसको जब कट करेंगे तो कोई शार्प एजेस हमको नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्लीवेज का लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी का हम लोग भी लिख सकते हैं। ये लिखना पड़ेगा आइसोट्रॉपी और कौन सा, एनाइसोट्रॉपी। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी शो होता है, एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज हमको देखने मिलेगा, अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगा। बट एमॉर्फस सॉलिड जो होगा वो कौन सा शो करता है, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक, आइसो का मतलब ही क्या होता है, सेम। हम लोग किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे प्रॉपर्टी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, सेम। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। बाकी हम लोग उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, जनरली 3 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन ये आएगा नहीं।
3 मार्क्स का आएगा। और यहाँ तो पर्टिकुलर वो बोल भी दे रहा है कि कितना 3 डिफरेंस लिखना है, तो हम लोग शेप लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं, क्लीवेज लिख सकते हैं, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी हम लोग लिख सकते हैं। और अगर मन करे तो एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे यहाँ पे क्रिस्टलाइन है कॉपर सल्फेट लिख दो, यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख दो, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब है। नेक्स्ट 2014 का है अब सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ पार्टिकल इन बॉडी सेंटर्ड। अगर बॉडी सेंटर्ड अगर होगा तो वहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना के बराबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना के बराबर होता है, 8 के बराबर। ये सब हम लोग को सीधे याद रखना पड़ेगा कि कितना होता है उसका। डिफाइन द फॉलोइंग, तो यहाँ पे कंडक्टर को डिफाइन करना था, इंसुलेटर को डिफाइन करना था, और किसको डिफाइन करना था, सेमी कंडक्टर्स को डिफाइन करना था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एमसीक्यू भी आ सकता है इससे। तो कंडक्टर्स का मतलब यहाँ पे हम लोग वो अब बात नहीं करेंगे कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, वो सब हम लोग अब बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे कंडक्टिविटीज का रेंज होता है, अगर उस रेंज में अगर वो लाई करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो द सॉलिड्स विथ कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन कितना होगा 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 पर ओम पर मीटर, और उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंडक्टर। जिसका भी कंडक्टिविटी का रेंज का वैल्यू कितना होगा 10 का पावर 4 से 10 का पावर 7 पर ओम पर मीटर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर। मेटल हैव कंडक्टिविटीज इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 7 ओम पर मीटर आर गुड कंडक्टर। अगर मेरे पास कंडक्टिविटी का रेंज 10 टू द पावर 7 पर ओम पर मीटर है तो वो गुड कंडक्टर के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होगा, हमको मालूम है इसका कंडक्टिविटीज का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। लो कंडक्टिविटीज रेंज होगा, कितना होगा, किसके कितने के बीच होगा, 10 टू द पावर -20 से कितना होगा 10 का पावर -10 पर ओम पर मीटर। तो हम लोग को एग्जाम के लिए वैल्यू याद रखना है, ये सब वैल्यू याद रखना है। उन लोग डायरेक्ट एमसीक्यू भी इससे क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है 10 का पावर -20 से 10 का पावर -10। अगर सेमीकंडक्टर्स का बात किया जाए तो सेमीकंडक्टर से तो इसका वैल्यू जो लाई करेगा वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगा। तो यहां पे क्या होगा, सेमीकंडक्टर है, तो दीज आर द सॉलिड विथ कंडक्टिविटीज इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10 टू द पावर -6। एक नेगेटिव वैल्यू होगा, एक क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। इंटरमीडिएट दोनों के बीच वाला होगा, तो 10 टू द पावर -6 से 10 का पावर 4 पर ओम पर मीटर होगा। तो अगर इतना अगर कंडक्टिविटी का रेंज का वैल्यू है तो उसको हम लोग बोल देंगे सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट 2013 का सॉल्यूशन। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं, यहां पे बोला है ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। तो हम लोग को मालूम है स्कॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्या करेगा, अपना लैटिस साइड को क्या कर देगा, छोड़ देगा। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन अपना लैटिस साइड को क्या कर देता है, छोड़ देगा। और जब छोड़ देगा तो वहां पे डेंसिटी जो होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज। तो डेंसिटी जो होगा वो क्या कर जाएगा, इन केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट द डेंसिटी विल डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस हम इसको नहीं बताएंगे, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो ये है फ्लो चार्ट है, ठीक है, सॉलिड स्टेट का फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पे हर एक कुछ है, यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे कौन सा कॉर्नर्स में यहाँ पे बात हो रहा है, हम लोग यहाँ पे जैसे सिंपल हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, फेस सेंटर हो गया, हेक्सागोनल हो गया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा 6, इसमें सिंपल में, बॉडी सेंटर्ड में कितना होगा 8, फेस सेंटर्ड में कितना होगा 12 और हेक्सागोनल में कितना होगा 12 होता है। हेक्सागोनल में जो होगा वो कितना होगा 12 और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है 1 होगा, इसमें 2 होता है, इसमें 3 होता है और इसमें कितना होता है 6। और पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, सिंपल में 52%, बॉडी सेंटर्ड में कितना होगा 68% और फेस सेंटर्ड में कितना होगा 74% और हेक्सागोनल में भी कितना होगा 74% ही होता है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो डेंसिटी का, तो डेंसिटी यहाँ पे रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू कितना एन ए, ये ऑलरेडी बता दिए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबरिंग एटम है और पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है ये पैकिंग एफिशिएंसी। बस हम लोग यहाँ पे जेड का वैल्यू को हम लोग बदल देंगे, सिंपल होगा तो 1 पुट कर देंगे, बॉडी सेंटर्ड होगा 2 और अगर मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास फेस सेंटर होगा तो कितना होगा 4 पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर अभी देख रहे थे, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जिसको NaCl बोल रहे थे, जिंक ब्लेंड ZnS टाइप,
फिर हो गया मेरे पास सीजियम क्लोराइड, ठीक है, CF2 Na2O। जनरली ये फर्स्ट थ्री इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6:6 है, मतलब Na प्लस का भी 6 है और Cl माइनस का भी 6 है। यहाँ पे 4 है, तो मतलब Zn का भी, Zn प्लस का भी 4 होगा, मतलब Zn2 प्लस का 4 और S2 माइनस का भी कितना होगा 4। यहाँ पे लैटिस पॉइंट बता रहा है कि वो कहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा। अगर मेरे पास रॉक सॉल्ट है तो Cl माइनस कहाँ करेगा, CCP में करेगा। तो ये सब अलग अलग है, ये सब देख लेना। तो नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट्स पर यूनिट सेल यहाँ पे 4 4 1 4 4 होगा। ये सब एग्जांपल है कि ये सब एग्जांपल्स में क्या होगा, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जनरली यहाँ पे जैकबोर्ड में इतना काम नहीं आने वाला है, क्योंकि रेडियस रेशियो रूल जनरली नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मालूम होना चाहिए वॉइड जो हम लोग पढ़ना है वो टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा जो पढ़ना है वो कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा 4, और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा 6 होगा। ये है मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लिए कि क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस सॉलिड है। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं क्रिस्टलाइन किसको बोलते हैं, अमॉर्फस किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक, ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरफेशियल एंगल्स है, ये सब है। उसके बाद ब्रावियस लैटिसेस है, डिफेक्ट्स के बारे में है, स्कॉटिक डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, नॉन आयनिक सॉलिड्स में वैकेंसी डिफेक्ट होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में चार्ज न्यूट्रलिटी बैलेंस होगा नहीं, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एफ सेंटर है। एफ सेंटर जो होता है वो कलर सेंटर, मतलब फार्बेन जेंटर सेंटर, इसी के कारण क्या होता है, कलर आता है। फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, ये बता चुके हैं। फिर उसके बाद मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बता चुके हैं, इसमें सारा कुछ बता दिए, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी, एंटी फेरी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी बता दिए, कंडक्टर, इंसुलेटर, और ये एन टाइप और पी टाइप। तो पी टाइप अगर बनाना है तो पी टाइप बनाने के लिए हम बाय डोपिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माने ग्रुप 13 को हम लोग डोप करेंगे, और ये क्या करना है, एन टाइप बनाना है तो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ग्रुप 15 को हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे डोप करते हैं। तो ये सब फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में बेसिकली हम लोगों को बस इतना ही था। क्लियर। अप टू हम यहाँ कहाँ तक बताएं, 13 तक, 2013 तक। तो ये था हम लोग का। तो अगला हम लोग देखेंगे, हो सकता है कोई ऑर्गेनिक का हम लोग देखेंगे, या फिर हो सकता है हम लोग लिक्विड स्टेट या फिर सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं उसका हम लोग देखेंगे 2022 से 2013 तक का सॉल्यूशन। क्लियर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।